हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, कक्षा 6 पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो बच्चों, सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। हमें पहले ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य, चांद, तारे, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सभी बच्चों को ज़्यादातर पता ही होता है कि ये हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, आकाश पिंड है। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही रोचक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसको पढ़कर आप को हमारा जो भी सौरमंडल है उसकी जानकारी मिलेगी। और उसमें इसके साथ साथ आपको हमारी पृथ्वी और जो भी हमारे ग्रह उपग्रह हैं उनके बारे में पता लगेगा कि कैसे ये कार्य करते हैं और हमारे लिए ये कितने उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सौर मंडल में पृथ्वी पाठ 1 कक्षा 6। आपको पाठ में एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ग्रह बने हुए दिखाई दे रहे हैं। वो छोटा सा चित्र है बच्चों, देखो उसमें ही आपको कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट है, दूर है, वो दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कौन कौन से ग्रह दिखाई दे रहे हैं। बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, पृथ्वी है, गुरु है और उसके बाद यूरेनस है। और आपको पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ नेपच्यून है और बृहस्पति है, ये सब शुक्र ग्रह है। और ये ग्रह आप का एक चित्र जो बना हुआ है, और पृथ्वी के पास और पृथ्वी के दूर कौन कौन से ग्रह हैं बच्चों, ये भी आप देख सकते हो। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप भी हैं शाम के वक्त, जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब कहते हैं ना कि अब दिन खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आप आकाश में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। आपको हल्के हल्के 1-2 तारे दिखाई देते हैं और चंद्रमा भी है, वो भी बहुत हल्का दिखाई देता है। लेकिन जब जैसे जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाता है, एकदम आसमान तारों से भर जाता है। चांद भी कितना साफ नजर आता है, पर कुछ जो तारे होते हैं बच्चों, वो थोड़े थोड़े चमक रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल शांत होते हैं। तो ऐसे आपने अगर आपने आज तक ये चीज़ें नोटिस नहीं की हैं, तो आप इनको शाम को एक बार आप देखिएगा। आपको अच्छा, ये सब चीज़ें आपको जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही आकाश में दिखाई देंगी। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो आप रात को हमेशा चंद्रमा भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपका जब भी आप देखते हो छत पर या खुले मैदान में, जब या आप बाहर खड़े होते हो, तो आप अगर चंद्रमा को देखते हो, आज चंद्रमा यहाँ है, अगले दिन देखते हो वो चंद्रमा वहाँ है, कभी आपको छोटा दिखाई देता है, कभी वो उसकी दिशा बदली होती है, कभी वो बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे आपको चंद्रमा की जो स्थिति है बच्चों, वो अलग अलग दिखाई देती है। आप चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस
होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने घर में अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को, सबको बात करते हुए भी सुना होगा कि आज पूर्णमासी है, तो पूर्णिमा की रात है। तो पूर्णिमा की रात में बच्चों क्या होता है, जो चांद होता है वो बिल्कुल गोल और इतना बड़ा दिखाई देता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये चांद छोटा होता जाता है। जब अमावस्या की रात आती है तो बच्चों, तब भी आपके घर में बोलते होंगे कि आज अमावस्या है। तो अमावस्या की रात जो होती है वो काली होती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का जो रूप है वो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। तो समझ में आया बच्चों आपको? आप अपने घर में भी अपनी मम्मी से, नानी, दादी से ये बात पूछ सकते हैं। वैसे तो वो लोग घर में बात करते ही हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। तो बच्चों, क्या होता है कि जैसे जैसे सुबह दिन होता है तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की जो प्रकाश है वो बहुत तेज है, तो वो इन सब चीज़ों को अपने प्रकाश में छुपा देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो बच्चों, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम आपको पिंड और ग्रह और इन सब के बारे में, उल्का पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे पाठ में। तो अब ये देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अब ये आपका एक प्रश्न भी है जो कि परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया? जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास आप अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो बच्चों, अब ये भी एक प्रश्न आ गया कि तारा किसे कहते हैं? तो इसका आप उत्तर ये लिख सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जितने भी हमारे ये पिंड और ये सब ग्रह होते हैं, ये सब, इनमें गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो जो ये सूर्य है, सूर्य की कितनी गर्म और तेज रोशनी होती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा तारा है वो हमारा जो तारा है वो सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो बच्चों, आपको समझ आया तारा किसे कहते हैं? तो अब इसमें एक आपको बच्चों कुछ बताया भी गया कि आओ हम कुछ करके सीखें। तो ये एक प्रैक्टिकल और क्रियाकलाप, या इसको आप बोल सकते हैं, हमका एक प्रैक्टिकल है, गतिविधि है जिसे आप करके और आप इससे सीख सकते हो। आओ ये पढ़ें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण एक, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। आपको पहले वहां पे वो रखना है और फिर एक गोला खींचना है उसके चारों ओर। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर दें। अब हमने सुई ली थी, उससे हम उसमें जो गोला बनाया उसमें छोटे छोटे छेद करेंगे। अब कागज के छिद्रित वित्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। अब आपने क्या करना है, अब कागज के छिद्रित जो वृत्तीय भाग है
जहाँ पे हमने छेद किए और एक वृत्त बनाया है, हमने उस पर कांच को सामने की तरफ रखना है। मतलब आप समझ गए, वैसे टॉर्च को वैसे रखकर और उस पर एक रबड़ बैंड लगा देना है। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे, क्योंकि हमें स्विच बंद भी करनी होगी और जलानी भी होगी, इसलिए हमने उसकी स्विच को बाहर रखना है। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। तो बच्चों आप समझ गए, ये हमने आपको ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं ये क्या है कि जैसे हमने आप बच्चे लोगों को हमने बताया ना कि जैसे दिन छिप जाता है तो फिर तारे कैसे आकाश में आ जाते हैं, ऐसे ही आपने ये टॉर्च वाला जो है प्रयोग करके बंद कमरे में अंधेरे में एक दीवार पर ऐसे करना है तो आपको दिखेगा, और जब आप लाइट जला दोगे तो वो सब तारे जो हैं छिप जाएंगे। अब आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के इस समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्य उदय के बाद अदृश्य हो जाते। तो बच्चों ये जो हमारा एक छोटा सा प्रयोग था, इसकी मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं और रात में तारे कैसे दिखाई देते हैं। तो अब हम अगले पृष्ठ पर आए हैं। अगले पृष्ठ पर भी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में क्या है कि एक बच्ची उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर देख रही है और पूर्व दिशा, इसमें आपको सारी दिशाएं भी दिखाई गई हैं, पूर्व है, उत्तर है और पश्चिम दिशा दिखाई गई है, और तारे बने हुए हैं, सांकेतिक तारे आप देख रहे हैं बच्चों कैसे बने हुए हैं, और ध्रुव तारा कैसे दिखाई दे रहा है। आप इसमें तारों को देख रहे हैं। ये सप्त ऋषि आप देख रहे हैं, ये 7 जो तारे हैं इनको हम सप्त ऋषि का समूह बोलते हैं, और ध्रुव तारा भी आपको दिखाया गया है। तो हम पढ़ते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये जो तारे हैं ये हमसे बहुत ही दूरी पर हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि हम इनकी गर्मी या ठंडक को महसूस, ऊष्मा जो होती है, जैसे जो भी उसकी जो उसमें से ऊष्मा का जो जैसे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं वो हम इनको महसूस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर है। और हम इसके प्रकाश को भी, क्योंकि प्रकाश तो इनका बहुत होता है लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने पर हमें उतना प्रकाश इनका नहीं महसूस होता, और फिर ये हमें क्या है, बहुत दूरी होने पर ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे जैसे जैसे हवाई जहाज की ऊंचाई पर जाता रहता है तो आपको कितना छोटा दिखाई देता है, और जैसे ही वो आपको जमीन पर खड़ा हुआ आप हवाई जहाज देखेंगे तो वो आपको कितना बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे ही जो भी वस्तुएं हैं हमसे बहुत दूरी पर रखी गई हों तो वो हम दूर से देखते हैं तो वो हमें कितनी छोटी दिखाई देती हैं। ऐसे ही बच्चों तारों के साथ है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि, 7 ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में एक
आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो बच्चों, जो भी आप ये रात के समय जब आप कई बार छत पर बैठे होते हो या खुले मैदान में जहाँ से आपको आसमान साफ दिखाई दे रहा होता है, तो वहाँ पे आप तारों को अगर देखोगे तो वो जो तारे हैं ना, कोई कहेगा कि ये तारे जैसे बने हुए हैं तो ये ऐसे लग रहा है कि हिरन बना हुआ है, कोई कहेगा मुझे तो ये कोई गुड़िया सी नज़र आ रही है। ऐसे हर आप कभी को जब भी मौका मिले तो कुछ बच्चे बैठकर रात में ये सब देखेंगे तो आपको आकृतियां भी तारों की नजर आएंगी। तो जो भी ये है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं हमारे, जैसे आपको बता रहे हैं कि बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में। अब ये जो हमारे सप्त ऋषि हैं, ये आपको हमने पहले आपको चित्र में बताया कि ये 7 ऋषियों का जो समूह है इसको हम सप्त ऋषि कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। अभी आपके पास, अब ये तो आप बच्चे अकेले बैठे हो, कभी आपको मौका मिले तो आप अपने बड़े बुजुर्ग को साथ लेके बैठिए, तो वो आपको तारों के बारे में और भी विस्तार से और अच्छे से बताएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस बच्ची का जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो वो देखो कैसे ध्रुव तारे को देख रही है। तो बच्चों, आपको पता है प्राचीन काल में घड़ियां नहीं होती थी, तो लोग समय का कैसे पता लगा लेते थे? तो समय का वो इसी तरह से पता लगाते थे कि जैसे जैसे ये चांद तारों की दिशा बदलती थी तो वैसे वैसे वो रात के पहर का पता लगा लेते थे कि अब 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो इस तरह से पहले समय में समय का भी अंदाजा इन तारों की दिशाओं से पता। तो आपको ध्रुव तारा भी बता दिया जो उत्तर दिशा की ओर होता है, और जो ध्रुव तारा है वो बहुत ही तेजी से चमकता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे बच्चों, आप देख रहे हैं ना, इस चित्र में भी सप्तऋषि है और फिर उसके ऊपर ही ध्रुव तारा बना हुआ है। आप यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसी आगे बढ़ाएं तो ध्रुव तारे को अंकित करेगी। तो बच्चों, आप सीधी रेखा भी खींच रहे हो जहाँ पे सप्तऋषि के तारों के 2 तारे हैं और उस पे आप सीधी रेखा खींचोगे तो ऊपर जो तारा होगा वो ध्रुव तारा होगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो बच्चों, जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, तो ऐसे पिंड जो हैं बच्चों वो ग्रह कहलाते हैं। यह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में पैलेडन के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। बच्चों, आपको पता है पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, और जो ये जो आपको हम बता रहे थे प्लैनेट है, वो ग्रीक भाषा के पैलेंटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थ मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो जिस पर हम रहते हैं, अब आपको समझ आ गया। और पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो बच्चों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपना ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। हमारे नजदीक सूर्य है, क्योंकि आपको हमने बताया है चांद और तारे जो हैं ये बहुत ऊंचाई पर है, तो हमारे सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो बच्चों, जैसे जैसे हमने आपको बताया जो
चीज हमारे लिए, जैसे चांद तारे चमकते हैं, पर अगर हम और भी अधिक इनको पास से देखेंगे तो इनकी जो वो प्रकाश है बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है। अब आप एक रोचक तथ्य इसमें देख रहे हैं अपनी किताब में, तो आप इसको देखिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो बच्चों, आपको हमने जो पहले पाठ के शुरू में चित्र दिखाया था, उस चित्र में भी ऐसे ही था। तो आपको इसको देखकर, चित्र को और इस बात को पढ़कर आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर भी एक चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं वही सारे ग्रह हैं। कितने बड़ा और सुंदर बनाया गया है ये चित्र। बच्चों, इसमें देखिए आप, सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह दिखा रहे हैं। सूर्य के नजदीक आपको बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, फिर उसके आगे पृथ्वी आएगी, फिर मंगल ग्रह है। तो बच्चों, और फिर एक पट्टी दिखाई गई है, और फिर बृहस्पति ग्रह है, और उसके बाद शनि ग्रह है, और फिर यूरेनस ग्रह है। तो बच्चों, आपको समझ आया ये चित्र देखकर? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन ग्रहों का क्या है। जो बुध ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसको 88 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर वो क्या है 50 दिन में घूम। ये सौर मंडल स्रोत के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें बुध ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में उसको 88 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने में उसको 59 दिन लगते हैं। फिर है शुक्र ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में उसको 255 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर 243 दिन का समय लगता है। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का समय लगता है, और चंद्रमा को भी 1 दिन का समय लगता है। तो मंगल ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 1 दिन का। तो बच्चों, आपको समझ आई ये बात कि हमारे इस जो ये ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में इनको कितना समय लगता है, और फिर अपने अक्ष पर घूमने में इनको कितना समय लगता है। तो बच्चों, आगे है बृहस्पति ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट। और बच्चों, समझ आया? इसमें आपको चंद्रमा की भी संख्या दी गई है, तो उसको भी आप देखेंगे। फिर शनि ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने, और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट। और इसमें चंद्रमा की संख्या क्या है? लगभग 53। तो जो बाह्य ग्रह हैं वो सूर्य से बहुत दूर है तथा आकार में बहुत बड़े हैं। ये गैस और सरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया? आगे है यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट। और इसमें चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 164 साल, और अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें 13 है। तो बच्चों, आपको समझ में आया
ये आपको जो चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है और सूर्य से दूर जो ग्रह हैं उनको अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है और सूर्य के चारों तरफ घूमने में इनको कितना समय लगता है, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये जो चित्र है सूर्य सौर मंडल का स्रोत, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा पृष्ठ 3 समाप्त है। अब हम अगले पृष्ठ पर हैं। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारा पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। तो बच्चों, आसमान में जो आपको चंद्रमा दिखाई देता है वो क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का क्या है? सहचर है और इसके चारों ओर ही घूमता है। और हमने आपको 8 ग्रहों के बारे में बताया था। तो हमारी जो पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से ऊष्मा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के पास अपना प्रकाश होता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना भी एक प्रकाश है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो बच्चों, हमने आपको चित्र भी दिखाया, उसमें भी 8 ग्रहों के बारे में ही बताया गया है। हमारे 8 ग्रह हैं और कुछ उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड हैं और ये सब मिलकर क्या निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। और इसे हम कौन से परिवार का नाम देते हैं? सौर परिवार का। और इसका मुखिया कौन है? सूर्य। तो बच्चों, आपको ये सौर मंडल की परिभाषा और सौर मंडल की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई। अब हम आपको इसका आगे बताते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। आपने चित्र में भी देखा था कि जो सूर्य है वो बिल्कुल बीच में था। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। तो बच्चों, जो सूर्य है वो क्या है? बिल्कुल बीच में है और इसमें बहुत सी गैसें हैं। तभी तो आप देखते हो ना, सूर्य कितनी गर्म धूप हमें गर्मी फेंकता है। तो इसी तरह आगे देखिए, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो बच्चों, जो है सूर्य, इसकी जो तेज ऊष्मा है इसको हम ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिल्कुल सूर्य के अगर आप पास जाना चाहोगे ना तो आप बिल्कुल जल जाओगे। इसीलिए हमसे कितनी दूरी पर है ये भी हम आपको बताते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। तो बच्चों, 15 करोड़, आप सोच सकते हैं 15 करोड़ हमसे कितने ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से हम इसकी जो गर्मी ऊष्मा है उसको कम महसूस करते हैं। अगर आप सोच सकते हैं कि इतनी दूरी पर होने पर भी आप गर्मियों में बोलते हो ना हमें गर्मी लग रही है या हमें क्या हो रहा है, ऐसे आप बोलते हो कि आज तो धूप बहुत तेज, आज सूर्य देवता ने बहुत ज़्यादा गर्मी बरसाई है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर भी आप ये बोलते हो। अगर आप उसके नज़दीक जाओगे तो आप तो शायद
हम बचेंगे भी नहीं। अब आगे है ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, अब हम आपको इनके बारे में बताते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के से दूरी के अनुसार वे हैं। अभी आपने चित्र में भी पढ़ा बच्चों कि जो सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह दिखाए गए हैं, 8 ग्रह। और सूर्य से दूर कौन कौन से ग्रह हैं, वो हैं बुध है, शुक्र है और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये हमारे ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। तो बच्चों जैसे आप भी कुछ बातों के अपने आसान तरीके ढूंढ लेते हो ना, याद करते, पढ़ाई करते समय या खेलते समय, ऐसे ही सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में भी आपको एक बहुत आसान तरीका दिया गया है। माय एवरी, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको कैसे बताया गया है। जो इनका जो पहला अक्षर है वो गुलाबी रंग का है, तो इससे ही ग्रहों के नाम जुड़े हुए हैं। तो आपको ये याद करने से आपको उनकी दूरी के अनुसार याद हो जाएंगे उनके नाम। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का अब आप बच्चों समझे कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबका अपना अपना रास्ता है जिस पर वो चक्कर लगाते हैं, और ये दीर्घ वृत्ताकार में, मतलब इनका जो वृत्त है वो बड़ा है। गोला जो आपने चित्र में भी देखा कैसे है, तो ये जो है कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और इसको अपनी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो बच्चों जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का ही जुड़वां ग्रह माना गया है क्योंकि इसका जो आकार है, आकृति है, वो किसके समान है, पृथ्वी के समान है। तो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। तो बच्चों पहले हमारे 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फैसला किया था उसमें प्लूटो को जो है वो ग्रह नहीं माना गया, उसको बोना ग्रह माना गया। तो बच्चों आपको ये समझ आया। तो अब आपको इसके साथ ही जो है हमारे पृष्ठ पर कुछ बताया जो है वो बताया जाता है, जैसे आपको कि हम प्रयोग के द्वारा समझाते हैं, ऐसे ही आप पाठ के साइड में देख सकते हैं। उसमें एक लड़की का चित्र है और वो बता रही है आपको, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए इसे परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ,
तो बच्चों सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो बच्चों आपको हमने बताया कि सोल को सूर्य देवता भी कहा जाता है। अब आगे है शब्द की उत्पत्ति। अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो बच्चों जो भी हमारे शब्द होते हैं ये एक दूसरी भाषा से ही लिए जाते हैं। तो जो आप अब ये जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको जियोग्राफी में जियो शब्द का जी शब्द का जो अर्थ है वो है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का जो अर्थ है लिखना। आइए अब आपको पृथ्वी के बारे में बताते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, तो ये जो है आइडिया पृथ्वी के आकार के अनुरूप और मेट्री पृथ्वी का मापन। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। जो हमारे ये शब्द जितने भी हमारे शब्द होते हैं इन सब का ही एक अर्थ होता है। जैसे आप सब बच्चों के नाम हैं, आपके नामों का भी एक अर्थ होता है। तो इसीलिए माँ बाप जो हैं बच्चों के जब नाम रखते हैं तो पहले उस नाम का अर्थ जानते हैं। ऐसे ही जो भी आपकी किताब लगाई जाती है जैसे जियोग्राफी, अब आपको समझ में आ गया कि जियोग्राफी का क्या अर्थ है। इतिहास, अब इतिहास जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या किया वो सब इतिहास में आता है। ऐसे ही हर एक शब्द का बच्चों अर्थ होता है। तो उस हर एक नाम का शब्द का अर्थ होता है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो बच्चों आपको पता है जो आर्यभट्ट थे वो हमारे क्या थे, सबसे बड़े और अच्छे खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो बच्चों आपको पता है जितने भी ये खगोल शास्त्री होते हैं वो ब्रह्मांड में क्या क्या बदलाव आ रहा है इसके बारे में अध्ययन लगातार करते रहते हैं। तो हम अब अगले उस पर आते हैं, पृथ्वी। अगला ग्रह हमारा बच्चों कौन सा है, पृथ्वी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारा अगला ग्रह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो आपको समझ आया कि सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो तीसरा ग्रह है और यह हमारा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का
सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो बच्चों, आपने ग्रहों की, हम धीरे धीरे आपको ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, पर किसी भी ग्रह पर जीवन जीना मुश्किल है। सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और हवा भी है। हवा किस लिए आवश्यक है? हवा में जो है वो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस हमें क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम जीवित रह सकते हैं। तो पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन को हम जी सकते हैं। और आपको पता है, आपने देखा भी है और इसमें भी बता रहे हैं कि अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो यह नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है। अगला ग्रह हमारा है चंद्रमा। चंद्रमा आप देख रहे हैं, चंद्रमा का चित्र भी आपको दिखाया जा रहा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। और हमारा पृथ्वी के पास एक और उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास जो है, इस जैसे पृथ्वी का बताया कि 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ऐसे ही हर ग्रह का एक व्यास होता है, जो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है उसका 1/4 हिस्से के बराबर चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि सूर्य हमसे कितना दूर है। सूर्य हमसे 18 करोड़ किलोमीटर दूर है, और जबकि चंद्रमा कितनी दूर है? चंद्रमा लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आपने देख लिया कि कौन सा ग्रह है, चंद्रमा या सूर्य हमारे कितने पास हैं। तो अब आप ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में क्या दिखा रहे हैं? रॉकेट का परीक्षण हो रहा है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना है। ये जो रॉकेट हैं ये मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो बच्चों, हम आपको अब कुछ बातें बताते हैं जो आपके पाठ पर ही लिखी गई है। इसमें क्या है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 18 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको 18 करोड़ किलोमीटर से पृथ्वी पर आने में कितना मिनट का समय लग जाता है? 8 मिनट का समय लगता है। तो बच्चों, और वो कितनी स्पीड से चलता है? वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है। इसके बावजूद भी सूर्य को 8 मिनट का समय लगता है, इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी। अब एक और रोचक तथ्य है इसी पाठ का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? बच्चों, जो सबसे पहला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। अब बताओ, आपको पता है कौन सा भारतीय जो है वो चंद्रमा पर गए हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर
अब आपको एक और उपग्रह के बारे में बता रहे हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है और वो क्या करता है, जो ग्रहों के, जैसे हम सूर्य के चारों ओर कहते हैं ना घूमते हैं, उसी प्रकार से ही उसी प्रकार से ही यह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। आपको दिखाया है ना, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? ये रॉकेट है। ये एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। आपको हमने बताया था ना कि जो हमारे खगोल शास्त्री हैं वो अध्ययन करते रहते हैं कि अब कौन सा ग्रह में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और कैसे हो रहा है। तो उसी तरह से जो ये रॉकेट होते हैं ये अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और इनकी मदद से हम पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है या क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम लेते रहते हैं। जैसे आपको बताते हैं बारिश होने वाली है या आंधी तूफान आएगा, तो ऐसे ही ये यंत्र को स्थापित किया जाता है जो हमें इन चीज़ों की जानकारी देते हैं। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और जब ये अंतरिक्ष में फिर स्थापित हो जाते हैं तो हम पृथ्वी से ही इनको, जो इनका रिमोट कंट्रोल आप कह लीजिए या वो कह लीजिए, इनके बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं पृथ्वी पर रहकर। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह हैं, वो कौन से हैं वो आपको बताया है, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। तो बच्चों आपको समझ आया ये उपग्रह के बारे में। अब आगे है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बच्चों जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे जीवन के लिए जो है वो अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो बच्चों जैसे हमारी पृथ्वी है वैसे ही चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो उसके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो भी चंद्रमा पर जाता है वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत गड्ढे हैं, मैदान है और इसकी छाया पर वो आप जब पूर्णिमा के दिन आप कभी चांद को देखना तो कहते हैं ना चंद्रमा में भी दाग होता है, तो उस दिन वो दाग वो वही होता है। वहाँ पर जो गड्ढे हैं वो हमें दिखाई देते हैं, कंकड़ पत्थर वो सब चीज़ें जो हैं जब चंद्रमा पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन तो वो हमें उसमें कुछ कालापन नजर आता है, तो वो वही गड्ढे और पत्थर हमें हल्के दिखाई देते हैं। तो बच्चों जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? बताइए आप। जीव एवं पौधों को जीवित रहने के लिए वायु और पानी की आवश्यकता होती है। क्षुद्र ग्रह, अब आपको क्षुद्र ग्रह का भी बच्चों ये चित्र आपको दिखाया गया है। तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि ये किस आकार का है? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त
असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो बच्चों, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह है तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य पिंड, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो बच्चों, जो ये क्षुद्र ग्रह हैं ये क्या होते हैं? ये भी ग्रहों के ही भाग होते हैं। ये कई बार ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे अब कहते हैं ना, सुना है ना कि ग्रहों के बीच में हलचल हुई, तो कुछ भी हलचल होती है तो उसमें वो उनसे अलग हो गए, तो उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड पृथ्वी के बहुत ही नजदीक हो जाते हैं और ये पृथ्वी पर इनकी प्रवृत्ति जो होती है बच्चों, वो पृथ्वी पर गिरने की होती है। आपने कभी समाचार में भी सुना होगा कि उल्कापिंड गिरने वाले हैं या गिरेंगे। तो जो ये जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यही हमने आपको बताया था। ये उल्कापिंड कैसे पृथ्वी पर गिरते हैं? जब वायु के तेज हवा बह रही होती है तो क्या होता है कि घर्षण क्या होता है? आपस में टकराना, और इसमें क्या होता है ये जल जाते हैं। और उससे क्या होता है कि बहुत तेज रोशनी होती है और उसके बाद जो है ये पृथ्वी पर गिरते हैं। कई बार ये बिना जले ही गिर जाते हैं और ये जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? गड्ढे बन जाते हैं। तो अब बच्चों, आपको समझ आया ये? आगे देखते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो बच्चों, जो आकाश गंगा है वो क्या है? आकाश गंगा जो है वो लाखों तारों का समूह है और हमारा जो सौर मंडल है हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। आपने कई बार आसमान में देखा होगा, एक सफेद लाइन दिखाई दे रही है। वो सफेद चौड़ी लाइन जो होती है वो उसको चमकदार रास्ता बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? उसको हम तारों का समूह बोलते हैं और यही जो पट्टी है उसको मिल्की वे बोलते हैं। तो समझ आया बच्चों आकाश गंगा का नाम कैसे पड़ा? आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रणाली की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी
एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब क्या है, अब हमें ये ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मांड क्या है बच्चों? ब्रह्मांड है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है और हमारे वैज्ञानिक हैं लगातार जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में सबसे ऊपर पृथ्वी है, फिर सौर मंडल है, फिर आकाश गंगा है और फिर ब्रह्मांड है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो बच्चों आपने पढ़ा ये, इसमें क्या बताया उन्होंने कि हमारा संबंध ब्रह्मांड से कैसे है। हमारा संबंध ब्रह्मांड से ऐसे है कि जो हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का हिस्सा है, सौर मंडल का एक हिस्सा है। और उसके बाद सौर मंडल क्या है? सौर मंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है, एक भाग है। और उसके बाद क्या है? जो आकाश गंगा है वो ब्रह्मांड का एक भाग है। तो हम ब्रह्मांड से क्या है? जुड़े हुए ही है ना। पहले देखो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद क्या है? ब्रह्मांड का एक भाग आकाश गंगा, आकाश गंगा का एक भाग सौर मंडल, सौर मंडल का एक भाग क्या है? वो पृथ्वी है। तो हमारा संबंध ब्रह्मांड से इस तरह से है। तो बच्चों आपको ये समझ आया? अब हम इसकी प्रश्नावली करेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली शुरू करते हैं हम। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह जो हैं उनकी अपनी लाइट और ऊष्मा नहीं होती है और ये जो ग्रह होते हैं ये तारों से छोटे होते हैं और जो तारे हैं इनकी अपनी लाइट और ऊष्मा होती है। तारे जो हैं वो बहुत संख्या में होते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल शब्द का अर्थ किससे होता है? सूर्य के परिवार से। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर 8 अन्य ग्रह हैं, इन जो खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो इस पूरी प्रणाली को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य इस प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। तो बच्चों समझ आया सौर मंडल क्या होता है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। तो हमने आपको ये चित्र में भी बताया था और अब हम इनके नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र ग्रह, धरती पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और अरुण ग्रह और नेपच्यून। तो बच्चों समझ आया आपको? ये सूर्य से दूरी के अनुसार ये सभी ग्रहों के नाम थे। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को हमने जब पृथ्वी का बारे में बताया था तो उसमें बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी जो है इस पर जीवन जीना बहुत ही आसान है। इसमें ऑक्सीजन और पानी अनुपात में मौजूद होता है जो जीवन को पनपने देता है। इसमें एक तापमान सीमा भी है जो जीवन का समर्थन करती है। और जो पृथ्वी है उसकी पृथ्वी की सतह लगभग 2/3 किससे भरी हुई है? पानी से। तो पृथ्वी को तो बच्चों समझ आ गया कि पृथ्वी को हम अनोखा ग्रह क्यों या अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक परिक्रमा में लगभग 27 दिन लगते हैं।
संयोग से चंद्रमा की अपनी धुरी के बारे में जो रोटेशन का लगभग समय वही होता है। चंद्रमा एक दिन 27 दिनों के बराबर होता है, इसीलिए चंद्रमा का केवल एक पक्ष ही पृथ्वी से देखा जाता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है बच्चों बताओ? ब्रह्मांड यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह आकाश गंगाओं का एक संग्रह है। केवल ब्रह्मांड ही है और इस ब्रह्मांड में सभी मौजूद हैं। अब बच्चों आपने ये टिक का निशान लगाना है इस सही पर। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह से माना जाता है? तो बच्चों आप बताएंगे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों समझ में आ गया कि पृथ्वी को जुड़वा ग्रह किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह के नाम से। तो आगे है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। तो आगे है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वो किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार? तो हमने पढ़ा था बच्चों पाठ में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर या पूर्व? तो किस हमने पढ़ा था ना ध्रुव तारे के बारे में। तो ध्रुव तारे पर किस दशा का हमें पता लगता है? हमें पता लगता है उत्तर दिशा का। तो अब हम आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति या पृथ्वी एवं मंगल? तो इसका उत्तर होगा मंगल एवं बृहस्पति ग्रह पर कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब आगे है खालिस्तान भरो। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तो बच्चों तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तारों का एक अगला है हमारा तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। खालिस्तान पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब बच्चों आपको बताया था ना, पृथ्वी के सबसे करीब जो है वो चंद्रमा है। डैश सूर्य के से तीसरा सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? हमारी पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और तथा ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती? ऊष्मा और अपनी लाइट नहीं होती है। तो बच्चों अब कुछ कार्य हैं जो आपको स्वयं करने हैं। वो है सौर मंडल का एक चित्र बनाना है, चार्ट तैयार करना है। तो वो आपने इसमें पाठ में भी दिया हुआ है, वो आपको करना है। और छुट्टियों में एक तारा मंडल को जाकर ज़रूर देखें। आपको हमने बताया ना कभी भी जब भी आपके पास शाम के समय हो तो आप खुले आकाश के नीचे बैठकर तारा मंडल को और उत्तर दिशा में जो सबसे तेज़ चमक रहा तारा होगा ध्रुव तारा, आप उसे देखेंगे। पृथ्वी एवं सौर मंडल पर भी आपको एक क्विज प्रतियोगिता जो है उसको
आयोजित करेंगे हम, जिसमें आपको हम पृथ्वी और सूर्यमंडल पर भी जानकारी और अधिक देने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला ग्रह